अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करनी है। ये टॉपिक एमडी कैट के लिहाज से, नम्स के लिहाज से और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू। तो स्टूडेंट सबसे पहले फ़र्क देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप मौजूद होते हैं, ऐसे शुगर्स क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे शुगर हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। तो हमारे पास याद करने का तरीका क्या है कि तमाम के तमाम मोनोसेकेराइड्स, ऑल मोनोसेकेराइड्स प्लस ऑल डाइसेकेराइड्स, ऑल डाइसेकेराइड्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है कि एक एक्सेप्शन है, हमारे पास एक एक्सेप्शन है और वो ये है ऑल डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। हमारे पास जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो एक्सेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सुक्रोज। तो आपने ये सुक्रोज याद रखना है क्योंकि सुक्रोज हमारे पास क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसी तरह हमारे पास जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो हमारे पास कैसे याद रखेंगे, तमाम के तमाम मोनोसेकेराइड्स और सारे के सारे डाइसेकेराइड्स ये हमारे पास क्या होते हैं, ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। लेकिन इनमें एक्सेप्शन क्या है, सुक्रोज की, जो कि नॉन रिड्यूसिंग है। अभी क्यों होता है नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इसके अंदर 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जिस तरह के आपको पता है कि सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होता है, जब टूटता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। तो इसके अंदर 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज। हमारे पास सबसे ज़्यादा नेचर के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो स्टूडेंट हमारे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर से अगर उनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास 3 मेजर क्लासिफिकेशन आती हैं। एक मोनोसेकेराइड आते हैं, एक हमारे पास ओलिगोसेकेराइड आते हैं और एक पॉलीसेकेराइड आते हैं। इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है, पॉलीसेकेराइड है। अब इस पॉलीसेकेराइड में भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है, वो हमारे पास है सेलुलोज। तो सेलुलोज हमारे पास मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। यही सेलुलोज है जिसने क्या बनानी होती है, प्लांट की सेल वॉल बनानी होती है। इसी तरह स्टूडेंट अक्सर एग्जामिनर कंफ्यूज करते हैं मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन बॉडी दे के। अगर हम इंसानों के अंदर बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाने वाला वो हमारे पास कौन सा है, ग्लाइकोजिन। तो ग्लाइकोजिन ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ग्लाइकोजिन कहाँ पे मौजूद होता है, ये हमारे पास हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि क्या पूछा गया है, ह्यूमन बॉडी के अंदर पूछा गया है तो ग्लाइकोजिन आंसर होगा, और नेचर के अंदर पूछा गया है तो हमारे पास सेलुलोज ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस एक्सेप्ट, कि इनमें से हमारे पास कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जब वो टूटता है, हाइड्रोलाइसिस होती है, तो वो ग्लूकोज नहीं बनाता। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जितने भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं वो हमारे पास जब भी उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं जब उनकी हाइड्रोलाइसिस होगी यानी कि वाटर की मौजूदगी के अंदर वो टूटेंगे तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे, वो ग्लूकोज बनाएंगे। लेकिन हमारे पास अब देखना यह है कि इनमें से कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं, कौन से पॉलीसेकेराइड। तो हमारे पास स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है जो कि टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज। इस तरह ग्लाइकोजिन भी और सेलुलोज भी। लेकिन अगर हम बात करते हैं काइटन की, जो कि हमारे पास फंजाई की सेल वॉल बनाता है, ये जब हाइड्रोलाइज होती है, काइटन जब हाइड्रोलाइज होती है तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में क्या बनाती है, हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में ग्लूकोज नहीं बनाएगी बल्कि बनाएगी एक डिफरेंट कंपाउंड जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो ये हमारे पास काइटन है, जब ये हाइड्रोलाइज होती है तो ये ग्लूकोज नहीं बनाती बल्कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन बनाती है। और ये काइटन फंगल सेल वॉल यानी फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट है। तो स्टूडेंट जितने बाकी आपको नजर आ रहे हैं स्टार्च, ग्लाइकोजिन एंड सेलुलोज, ये जब भी हाइड्रोलाइज होंगे ये हमारे पास ग्लूकोज बनाएंगे, जबकि काइटन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन बनाएगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ग्लूकोज कंबाइन विद डैश टू फॉर्म मिल्क शुगर। हमारे पास ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन करके लैक्टोज बनाता है। लैक्टोज हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ मिल्क शुगर। तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास बनेगा मिल्क शुगर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गैलेक्टोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ मिलकर लैक्टोज बनाता है, और जब ये लैक्टोज टूटता है, हाइड्रोलाइज होता है, तो हमारे पास दोबारा से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनना शुरू हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसेकेराइड इन्वॉल्व रिलीज ऑफ डैश वाटर मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट ट्राइसेकेराइड हमारे पास ऐसी शुगर होती है जिसके अंदर 3 मोनोसेकेराइड, 3 सिंपल शुगर के कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि हमारे पास 2 मोनोसेकेराइड मिलके, जिस तरह हमारे पास एक ग्लूकोज है और दूसरा भी ग्लूकोज जब मिलेगा
तो हमारे पास क्या बनेगी, एक डाइसैकेराइड बनेगी, यानी ग्लूकोज और ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया ग्लूकोज के दरमियान में, और एक वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बनी है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ट्राइसैकेराइड कैसे बनेगी। तो स्टूडेंट इसी डाइसैकेराइड के अंदर, यानी ये हमारे पास डाइसैकेराइड है, इसके अंदर एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 3G, हमारे पास 3 ग्लूकोज आ जाएंगे, और ये दरमियान में हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और एक और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 मोनोसैकेराइड हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, दिस इज आर ट्राइसैकेराइड। अब इसके दौरान कितने वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज हुए हैं। अगर पूछता कि फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, तो हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे उतने हमारे पास जो है वो रिलीज होंगे। यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। यहाँ पे 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने, तो हमारे पास टोटल 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो स्टूडेंट ये एक आसान तरीका है कि नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ H2O रिलीज। तो ये एक आसान तरीका है याद रखने का कि हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो कितने रिलीज़ हुए हैं। इसका इन्वर्स भी सवाल आ सकता है, कोई एक शुगर बनी है जिसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ हुए हैं, तो बताओ उसके अंदर टोटल बॉन्ड कितने हैं, तो 5 बॉन्ड बनेंगे हमारे पास ग्लाइकोसिडिक। तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं उतने ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की रिंग के अंदर कितने हमारे पास कार्बन एटम मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट यहाँ पे 6 कर देते हैं कि फ्रुक्टोज के अंदर हमारे पास 6 कार्बन एटम मौजूद हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि सवाल के अंदर वो इस तरह कंफ्यूज करता है। सवाल उसने फ्रुक्टोज के अंदर नहीं पूछा, उसने पूछा है कि रिंग ऑफ फ्रुक्टोज के अंदर कितने कार्बन मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लगाए हुए हैं, इसका मतलब है ये कार्बन एटम है कि 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कार्बन एटम जो हैं वो उसने दिखाए हुए हैं कि 6 कार्बन एटम हैं। लेकिन रिंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 कार्बन एटम हैं जो कि रिंग के अंदर मौजूद हैं, टोटल 4 कार्बन्स जो कि रिंग के अंदर हैं। बाकी ये जो 2 कार्बन हैं जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग। ये हमारे पास आउटसाइड द रिंग मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 कार्बन आर प्रेजेंट इनसाइड द रिंग ऑफ फ्रुक्टोज। बाकी जो 2 कार्बन होंगे वो हमारे पास आउटसाइड द रिंग होंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट पूछा होता उसने कि टोटल कार्बन एटम कितने हैं, तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता कि 6 कार्बन टोटल मौजूद होते हैं फ्रुक्टोज के अंदर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं। तो स्टूडेंट एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कॉयल होती हैं, और कॉयल होके क्या बनाती हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनाती हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, डेल्टा ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोटीन हैविंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर पोजेसेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 अमाइनो एसिड इकट्ठे ज्वाइन होते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। इनके दरमियान में 2 अमाइनो एसिड के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इस तरह हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड इकट्ठे होते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से, और हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन यही हमारे पास पेप्टाइड स्ट्रक्चर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ये कॉयल कर जाते हैं। कॉयल करके ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स बना लेंगे, ये हमारे पास बीटा प्लीटेड शीट्स बना लेते हैं। लेकिन जब ये अल्फा हेलिक्स से बीटा प्लीटेड शीट बनाते हैं तो इनके दरमियान में स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जरिए से भी इंटरेक्शन है, और इसके अलावा नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान में भी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के जरिए से ये हमारे पास क्या कौन से बॉन्ड मौजूद हैं, दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड्स। और इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू हमारे पास जो बॉन्ड मौजूद हैं जो कि हमारे पास डॉटेड लाइन से शो हो रहे हैं, ये हमारे पास कौन से बॉन्ड हैं, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दोनों बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा, बोथ A एंड C, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होंगे और पेप्टाइड बॉन्ड भी मौजूद होंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स एक्सेप्ट। हमारे पास इनमें से कौन सी फाइब्रस प्रोटीन है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है कि 2 तरह की हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं, जो कि स्ट्रक्चर बनाती हैं हमारी बॉडी का। और इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी होती हैं प्रोटीन्स, वो हमारे पास होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जो कि हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। ये हमारे पास जिस तरह एंजाइम हो गए या हीमोग्लोबिन हो गया या एंटीबॉडीज़ हो गई, ऐसी प्रोटीन्स हमारे पास क्या होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, यानी फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सिल्क फाइबर है, केराटिन है, फाइब्रिन है।
तो ये हमारे पास किस में आती हैं, ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन में आती हैं। जबकि जो मायोसिन हेड है ये हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है, इसने कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है, तो ये हमारे पास किसके अंदर आएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन एक्वस मीडियम द मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फिग्रेशन इज दैट इन विच। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास आउटसाइड हमारे पास हाइड्रोफिलिक आयनिक बॉन्ड है और इसी तरह हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन बॉन्ड है आउटसाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबलाइज बाय आउटसाइड पोलर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन एंड आयनिक इंटरेक्शन। कि बाहर वाली साइड पे हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होते हैं आउटसाइड, जबकि हमारे पास इनसाइड क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हमारे पास कहाँ पे हैं, ये हमारे पास इनसाइड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फा। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है जो कि इनसाइड मौजूद है, जबकि आउटसाइड हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफिलिक आयनिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन विद नॉन प्रोटीनिशियस मटेरियल। कि हमारे पास इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन हमारे पास किस से मिलकर बना होता है, ये हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपके सामने हैं, इनमें से हमारे पास क्या है, 2 अल्फा चेन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास आप पिंक कलर में देख सकते हैं 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स, और इसी तरह हमारे पास 2 बीटा चेन्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये तो हमारे पास होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। लेकिन इसके अंदर हमारे पास नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट कौन सा है, आयरन। तो ये जो हमारे पास हीम वाला पार्ट है ये क्या है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो हीम वाला पार्ट क्या है, इट इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास हीम है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, और एक हमारे पास क्या है, ग्लोबिन है जो कि प्रोटीन पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डेल्टा, हीमोग्लोबिन। ये कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट का। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि इट कंटेन नाइट्रोजीनियस बेस। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके पास नाइट्रोजीनियस बेस होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एटीपी का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एडेनिन पड़ा हुआ है जो कि नाइट्रोजीनियस बेस है। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास एक राइबोज शुगर है और उसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। तो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक नाइट्रोजीनियस बेस, दूसरा शुगर और तीसरा हमारे पास फॉस्फेट चेन। तो स्टूडेंट एटीपी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस होता है। जबकि अगर ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। और इसी तरह सेलुलोज की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड। अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की तो इसमें एक पार्ट होगा हीम का जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, और एक पार्ट किसका होगा, ग्लोबिन का जो कि प्रोटीन पार्ट है। तो इन तीनों में से किसी के अंदर भी नाइट्रोजीनियस बेस नहीं होता है, जबकि एटीपी के अंदर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है बीटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मसल्स अबंडेंटली। तो स्टूडेंट हम पहले बात कर चुके हैं कि नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा पॉलीसेकेराइड जो पाया जाने वाला है वो हमारे पास क्या है, वो है सेलुलोज। लेकिन हमारे पास जब बात आती है ह्यूमन बॉडी की तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो पॉलीसेकेराइड है वो हमारे पास क्या है, वो है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन किसके अंदर मौजूद होता है, ये हमारे पास मसल्स के अंदर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट आपने देखना ये है कि सवाल में क्या पूछा गया, ह्यूमन मसल्स या नेचर के अंदर। नेचर के अंदर आया तो सेलुलोज और अगर ह्यूमन के अंदर आया तो ग्लाइकोजन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डेल्टा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रिशियस एक्सेप्ट। हमारे पास इनमें से कौन से बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो न्यूट्रिशियस हैं, जिनसे हम न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, एक्सेप्ट है। तो इसके अंदर हमने देखना ये है कि हमारे पास ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रिशियस एक्सेप्ट, कि कौन से ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हम न्यूट्रिशन हासिल नहीं करते, जिससे हम एनर्जी हासिल नहीं करते। तो स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी हासिल करते हैं, हम खाते हैं, प्रोटीन्स को भी खाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो लिपिड्स हैं उनको भी खाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, डीएनए और आरएनए, ये तो हमारे पास हेरिडिटी मटीरियल है। ये हमारे पास हेरिडिटी जो न्यूक्लिक एसिड है ये हमारे पास इसके अंदर क्या आते हैं, डीएनए और आरएनए आते हैं। डीएनए हेरिडिटी मटीरियल है जो कि ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इस तरह जो आरएनए है वो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह हमारे पास न्यूक्लिक एसिड से हम एनर्जी हासिल नहीं करते, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेल्टा। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं होते। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि मसल हीमोग्लोबिन पोजेसेस।
तो स्टूडेंट मसल हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, जबकि मायोग्लोबिन क्या करती है, स्टोर करती है ऑक्सीजन को। इसके अलावा आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। लेकिन हमारे पास जो मायोग्लोबिन है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई है। हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, जबकि मायोग्लोबिन के साथ 1 ऑक्सीजन बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पाई जाती है, जबकि मायोग्लोबिन जो है वो मसल्स के अंदर पाई जाएगी। तो स्टूडेंट मायोग्लोबिन के अंदर हमारे पास क्या होता है, चूंकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और वही पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो फोल्ड होकर क्या बनाती है, टर्शी स्ट्रक्चर बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि डैश आर डिफेंसिव प्रोटीन। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, डिफेंसिव प्रोटीन्स होती हैं। और चूंकि ये हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, इस वजह से ये क्या होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ये हमारे पास क्या करती हैं, जो भी हार्मफुल मटेरियल बाहर से कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में आती है तो उसके खिलाफ जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं। तो दे आर द मेन पार्ट, दे प्ले अ मेन रोल इन द इम्यूनिटी। ये हमारे पास डिफेंसिव मैकेनिज्म है, डिफेंसिव। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि डैश आर डिफेंसिव प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, डिफेंसिव प्रोटीन्स होती हैं। और ये हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज़, दे आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द एंटीजन। वो एंटीजन हमारे पास कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो प्रोटेक्ट करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है, बीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि प्रोटीन्स ऑफ हेयर्स, हॉर्न्स, फेदर्स एंड अदर स्किन अपेंडेजेस इज। स्टूडेंट हमारे पास ये सारे के सारे क्या बना रही हैं, स्ट्रक्चर बना रही हैं, हेयर्स, हॉर्न्स, फेदर्स और बाकी स्किन अपेंडेजेस जो हैं। तो दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो हमारे पास, और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी होती हैं, ये हमारे पास होती हैं फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं दूसरी टाइप, सेकंड पार्ट ऑफ प्रोटीन्स की, जबकि हम बात करते हैं दूसरी की, अगर हम बात करते हैं अदर टाइप ऑफ प्रोटीन की, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, उसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स आती हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स का मेन काम क्या होता है, दे आर फंक्शनल प्रोटीन्स। तो अगर फंक्शनल प्रोटीन पूछी जाती हैं, जिस तरह एंटीबॉडीज़ हैं हमारे पास, ऊपर एमसीक्यू हमने देखा था, तो दीज आर फंक्शनल प्रोटीन्स, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, एंटीबॉडीज आती हैं। इस तरह हमारे पास जो है वो हीमोग्लोबिन आता है। तो ये सारे के सारे फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। जबकि फाइब्रस प्रोटीन के अंदर स्ट्रक्चर जो बना रही हैं, जो हमारे बाल बना रही हैं, हॉर्न्स, फेदर्स और अदर स्किन अपेंडेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है कि आइडेंटिफाई द प्रोटीन विच कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज। तो स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स, ये क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती, दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज। जबकि हमारे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं वो क्रिस्टलाइज हो सकती हैं। जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं ये क्रिस्टलाइज हो सकती हैं, दे कैन बी क्रिस्टलाइज। तो हम लोगों ने देखना क्या है कि सवाल के अंदर उसने पूछा है विच कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, फाइब्रस प्रोटीन में से कौन सी है। तो एंटीबॉडीज़ हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। हीमोग्लोबिन भी फंक्शनल प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, फाइब्रिन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोएंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू। तो स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है जो कि NAD है। NAD हमारे पास क्या है, एक कोएंजाइम है। और ये कोएंजाइम किससे डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द वाइटामिन, ये वाइटामिन से। तो कोएंजाइम जो हैं वो रिजेंबल करते हैं वाइटामिन से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 है द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ब्लू कलर का एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर लेता है और सबस्ट्रेट को यहाँ पे बाइंड नहीं करने देता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंजाइम का इनहिबिटर के साथ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ क्या हो गया है, बॉन्ड बन गया है। अब इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शक्ल होती है ये हमारे पास सबस्ट्रेट से मिलती जुलती होती है। तो वो कहता है कि इसके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर लिखा हुआ है कि बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हमने क्या किया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो वो क्या करेगा, कम्पीट करेगा। तो इसके नाम के साथ आ रहा है कॉम्पिटिटिव, यानी कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो वो क्या करेगा, कम्पीट करके इस ब्लू वाले इनहिबिटर को हटा देगा और खुद यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा के हम लोग रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 है कि फंक्शन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज एडेड बाय। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर है FAD, कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के फंक्शन को कौन एड करता है, कौन हेल्प करता है, तो वो हमारे पास FAD उसकी मदद करता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर।
तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिटैचेबल को फैक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और वो एक्टिवेटर कहलाते हैं। इससे पीछे कट है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिटैचेबल को फैक्टर्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो एक्टिवेटर्स कहलाते हैं। जबकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक को फैक्टर्स होते हैं ये हमारे पास या को एंजाइम होंगे या प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो हमारे पास स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर जो डिटैचेबल पूछते को फैक्टर्स तो हमारे पास क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्रोस्थेटिक हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं कि ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर पैंक्रियाटिक लाइपेज इज। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, जो पैंक्रियाटिक जूस है, वो हमारे पास क्या होता है, वो अल्कलाइन इन नेचर है, यानी कि उसकी पीएच क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। लेकिन कितना हमारे पास इसका पीएच होगा, ऑप्टिमम पीएच जिसके अंदर ये सबसे अच्छा काम करेगा, वो हमारे पास पीएच है 9। तो 9 पीएच के ऊपर जो है ये सबसे बेहतरीन काम करता है और डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर जो है वो मेन रोल प्ले करता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव साइट वो साइट है एंजाइम की जिसके ऊपर जाके सबस्ट्रेट एक्ट करता है। एक्टिव साइट को मजीद हम लोगों ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक बाइंडिंग साइट है और एक कैटालिटिक साइट है। बाइंडिंग साइट क्या करती है, ये सबस्ट्रेट को चूज करती है और एक्टिव साइट पे बाइंड करा देती है। जब हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट पे, तो हमारे पास कैटालिटिक साइट आती है जो क्या करती है, जो उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को किसमें कन्वर्ट कर देती है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। स्टूडेंट हमारे पास सपोज करें एंजाइम था और हमारे पास सबस्ट्रेट आया, तो एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट के साथ जो एंजाइम के साथ बाइंडिंग, तो स्टूडेंट सपोज करें हमारे पास ये एक एंजाइम था और ये हमारे पास एंजाइम था और ये इसकी एक्टिव साइट थी। हमारे पास क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट आता है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, इसकी जो यहाँ पे बाइंडिंग करवानी है ये बाइंडिंग साइट ने करवानी है, जबकि इसको कन्वर्ट करना है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को जो कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के अंदर, वो किसने करना है, वो हमारे पास करना है कैटालिटिक साइट ने। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, कैटालिटिक साइट। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है बीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं कि इट इज एन अमीनो एसिड एंड आल्सो अ पार्ट ऑफ फास्फोलिपिड। कि कौन सा इनमें से ऐसा सब्सटेंस है जो कि अमीनो एसिड भी है और वो फास्फोलिपिड का पार्ट भी है। तो स्टूडेंट हमारे पास सीरीन अमीनो एसिड भी है और फास्फोलिपिड का पार्ट भी है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हाई यील्ड एमसीक्यू के बारे में। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एमडीकैट और नम्स के हवाले से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम के तमाम एमसीक्यू की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।